Hello and namaskar. Welcome to Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well. तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज एक्सचेंज, डेफिनेशन ऑफ एक्सचेंज एंड इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में एक्सचेंज का क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है, ठीक। और ये इसके डिटेल को समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा एक्सचेंज है वो कितने तरह का होता है। उसकी पूरे डिटेल को हम कवर अप करने वाले हैं कि एक्सचेंज की जो प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट हुई थी और मॉडर्न इकोनॉमी में इसका क्या प्लेस है। तो चलिए इस स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो एक्सचेंज की डेफिनेशन है वो दी गई है डॉक्टर प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। ये एक ब्रिटेन के 19th और 20th सेंचुरी के बहुत एमिनेंट इकोनॉमिक्स्ट हैं, इन्होंने दिया है। जो एक्सचेंज वर्ड है, जिसे हिंदी में हम विनिमय कहते हैं, और आम भाषा में अगर आम बोली की बात करें तो इसे लेन देन की शब्द में इसे यूज किया जाता है। तो एक्सचेंज का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। एक्सचेंज में बी डिफाइंड एज अ लॉफुल, वॉलंटरी and mutual transfer of wealth between two parties, each transfer being in return of the other। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि दो पक्ष, दो पार्टी हैं, दो पक्ष, टू पार्टीज में दो पक्ष, कोई ए है और कोई बी है, ठीक। इन दोनों के बीच में होने वाले सामान के अदला बदली को, और वो अदला बदली कैसा होना चाहिए, लॉफुल, कानून के बद्ध में होना चाहिए, वॉलंटरी, ऐच्छिक होना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, और म्यूचुअल जो है आपका पारस्परिक होना चाहिए। हाँ, वेल्थ कोई दो चीज है उसकी अदला बदली होनी चाहिए, ठीक। ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है। दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक हस्तांतरण को हम विनिमय कहते हैं। अब ये जो एक्सचेंज का जो प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट हुआ है, तो हमें इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। वो तब की बात है, एंशियंट टाइम की, जब जो हम ह्यूमन बींग्स होते थे वो अपने ज़रूरतों के लिए जब ज़्यादा किसी पे डिपेंड नहीं होते थे। जैसे हमारी कुछ आवश्यकताएं थी, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, हमें भूख लगती तो हम सबसे पहले शिकार करना सीखे, शिकार करके हम अपना अन्न बनाते थे, ठीक, खाना खाते थे। जैसे और शिकार करके खाना खाए या पेड़ पौधे फल तोड़कर खा लेते थे। प्यास लगती थी तो नदी के किनारे जाकर पानी पी लेते थे, या जो पेड़ के बड़े पत्ते होते हैं उन्हें हम सोते कहते हैं, तो उसपे जो पानी होते थे उसको पी लिया करते थे, ठीक। फिर शरीर ढकने के लिए हम जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे या पेड़ों की छाल का प्रयोग करते थे। विश्राम, आराम की आवश्यकता होती तो गुफाओं में या पेड़ों की छाया में जाके सो जाते थे। इस प्रकार मनुष्य जो था, ह्यूमन बीइंग, अपनी अपनी लिमिटेड जो जरूरती चीजें थी उसको हम खुद ही पूरा कर लेते थे, आत्मनिर्भर कह सकते थे। लेकिन जब आर्थिक जीवन की ये जो प्रारंभिक अवस्था थी बहुत अधिक समय तक तो नहीं बन सकी। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जो हम अपने क्या कहते हैं, हमारा जो सभ्यता है, कल्चर है, सिविलाइजेशन डेवलप होते गया, वैसी वैसी चीजें हमारी हमें ज़रूरत पड़ने लगी। जैसे जैसे मनुष्य का सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ, इकोनॉमिक और सोसाइटी लेवल पे, वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। अब इन्हीं आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ मनुष्य के लिए ये टफ हो गया, कठिन हो गया कि वह अपनी जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं, वो खुद से तो सब नहीं ले सकता था। आज के भी टाइम में हम अपनी सारी चीजें खुद से नहीं बनाते। अगर हमें किचन का सामान लेने जाना है तो उसके लिए हमें बाहर जाना होगा, अ, राशन के दुकान से राशन लेना होगा, राशन को रखने के लिए डब्बे किसी और दुकान से, बर्तन किसी और दुकान से, गैस चूल्हा ये सब किसी और दुकान से। तो इस तरह से जैसे हमारी डिपेंडेंसी चीज़ों पे बढ़ी, वैसे हमारी ये जो एक्सचेंज का जो प्रॉपर प्रोसेस है वो बढ़ता गया, ठीक। तो जैसे कि फिर इसी को विनिमय कहने लगे। फिर जैसे कि अब हम बात करेंगे, विनिमय जो है वो आपका इकोनॉमी का एक डिपार्टमेंट भी है, और इसको हम आर्थिक क्रिया भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है ये। हाँ, तो हमें ये समझना होगा कि जो इकोनॉमी का यह जो भाग है जिसमें हम विनिमय का अर्थ, उसके टाइप्स, ना उसका जो आपका वैल्यू होता है, इन सभी चीजों को इसमें एक्यूमुलेट करके स्टडी करते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब इसी के साथ हम प्रोफेसर मार्शल के बारे में समझ लेते हैं। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल, ठीक। ये
आपके ब्रिटेन के बहुत एमिनेंट इकोनॉमिक्स थे। देखिए ये कितने अच्छे से हैं, कितने इंटेलेक्चुअल लेवल के लग रहे हैं। इनका बॉर्न हुआ था, इनका जन्म 26 जुलाई 1842 1842 के लंदन इंग्लैंड में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो जुलाई 13 1924 1924 के कैम्ब्रिज में इंग्लैंड में हुआ था। एजुकेशन की बात करें तो मर्चेंट टेलर से सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने अपनी स्कूलिंग कॉलेज कंप्लीट किए थे। ये स्पेशली जाने जाते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के लिए, एंड इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका आज के टाइम में इकोनॉमिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी स्टडी की जाती है, एंड द लॉ ऑफ डिमांड। इसी के बेस पे बहुत सारे इकोनॉमिक के आपके इक्वेशंस निर्धारित होते हैं, और इसी के बेस पे बहुत सारे आपके यूरोपियन कंट्रीज हो गए, चाहे वो नॉर्थ आपके इंग्लैंड हो गया, प्लस आपका अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसी के बेस पे हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाए जाते हैं। देखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ना ये बुक्स के बारे में पूछा जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में इनका एक मेजर वर्क था, और इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1919 में ये इन्होंने एक दो बुक लिखी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा है और इंडस्ट्री एंड ट्रेड के बारे में, तो वो हमारे अल्फ्रेड मार्शल सर ने लिखा था। देन चलिए अब इनके कुछ डिटेल्स है, जैसे कि मार्शल जी जो हैं वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक्स हैं आपके 19th-20th सेंचुरी के, जैसे मैंने पहले आपको बताया। इनका जो इकोनॉमिक में जो इन्होंने अपना योगदान दिया है वो आज के टाइम में किसी भी देश की इकोनॉमिक की पॉलिसी को निर्धारित करता है, ठीक। और इन्होंने ही नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स को बनाया है, जो कि आज के इकोनॉमिक में बहुत बड़े लेवल पे डोमिनेट करता है, और उसी के बेस पे बहुत सारे जो आपके देश हैं वो इकोनॉमिकली आज डेवलपमेंट करे हुए हैं। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट इनके वर्क हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक, जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1890 में। ये बुक क्या बताता है कि पूरी कॉम्प्रिहेंसिव आपका इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में बताता है, बहुत डिटेल में अर्थ अर्थशास्त्र की नीतियों के बारे में बताता है। और ये आज भी आपको आपकी 11th-12th आप से आप ग्रेजुएट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, इसका बहुत बड़ा भाग आप इसको स्टडी करते हैं। फिर मार्शल का जो वर्क है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, जो पॉपुलराइज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमांड को, और ये सारे कंसेप्ट जो है आज भी आपकी इकोनॉमिक में यूज होते हैं, और ये हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारा जो मार्केट है वो चलता है, ठीक। फिर इनके जो थ्योरीज हैं और इनकी इक्वेशंस हैं और इनके जो आपके योगदान है इकोनॉमिक में, अर्थशास्त्र में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज भी इकोनॉमिक में तो पढ़ाया जाता है, इन्हीं के बेस पे बहुत सारे आपके पॉलिसीज बनाए जाते हैं, और बहुत अलग तरीके से जो बैकवर्ड इकोनॉमिक्स थे उसको भी आपने डेवलपिंग और डेवलप इकोनॉमिक में ला दिया है इन्हीं के थ्योरीज के द्वारा, ठीक। फिर हम बात करेंगे एक्सचेंज, जो हमारा विनिमय है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि वॉलेंट्री होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, म्यूचुअल होना चाहिए, ये उसी के फॉर्म्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक। विशेषताएं हैं, अगर क्या क्या चीजें होंगी तो वो प्रोसेस जो है आपका एक्सचेंज कहलाएगा। तो सबसे पहले जो है वो आपका म्यूचुअल ट्रांसफर होना चाहिए। म्यूचुअल ट्रांसफर विनिमय के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। इसमें दो पार्टीज का जो होता है वैल्यू, एक मैं आपको दे रही हूँ कोई चीज, मान लीजिए मुझे लकड़ी की कुर्सी लेनी है, और उसके बदले में मैं आपको प्लास्टिक का चेयर, अगर आपको प्लास्टिक की ज़रूरत है या लकड़ी के चेयर की जगह आपको एक सूखे बहुत बड़े लकड़ी की ज़रूरत है, तो उसका मैं आपको आदान प्रदान कर रही हूँ, और वो म्यूचुअली हो रहा है, पारस्परिक तरीके से हो रहा है, तो उसका ही एक प्रॉपर आपका तरीका है म्यूचुअल ट्रांसफर होना। दूसरा है वॉलेंट्री ट्रांसफर होना। वॉलेंट्री ट्रांसफर होने का मतलब होता है कि कोई चीज मैं आपसे जबरदस्ती नहीं ले रही हूँ, फोर्सफुली नहीं लिया जा सकता है, हम एक दूसरे को एकदम प्रॉपर तरीके से अदला बदली किया जा सकता है, तो ये दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा है आपका डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि द गुड्स और सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज मस्ट बी डिविजिबल, मीनिंग दैट दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर
यूनिट, छोटे यूनिट्स में उसे तोड़ा जा सकता है और दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, ठीक। वरना आपका जो विनिमय है एक्सचेंज नहीं हो सकता। एक्सचेंज की प्रक्रिया में आपको दो पार्टीज का होना जरूरी है। कुछ इस तरह से ये पिक्चर आपको दिखाता है लेना, ए ले रहा है, बी दे रहा है, बी ले रहा है, ए दे रहा है। देन फिर आपका आता है scarcity. The goods or services being exchanged must be scarce, meaning that there is not an unlimited supply of them. अब इसका जो है एक लिमिटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बफर होना चाहिए। बफर होगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। कोई भी चीज अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वैल्यू बढ़ानी है आपको तो उसको लिमिट में रहिए, ठीक। अगर आपको किसी भी फील्ड में है आप, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड सर्कल है और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपकी रिस्पेक्ट हो, तो आपको कम ही बोलना चाहिए। लेकिन जब आप बोले तो कुछ ऐसा बोलें कि जो सबको एक पॉजिटिव वे में इफेक्ट करे। फिर सातवां है एक्सेप्टेंस होना चाहिए। वही गुड्स और सर्विसेज आपके एक्सचेंज में भाग ले सकते हैं जिनको सोसाइटी, जो दो पार्टी हैं वो एक्सेप्ट करे। मतलब कि दो पार्टी के द्वारा इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये लीगली होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर सरकार ने कोई चीज को बैन कर दिया है तो उस चीज का आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे लीगल ट्रांसफर का। जैसे कि बताया मैंने, कानूनी कानूनी तौर तरीके से होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, तब वो जाके आपका एक्सचेंज कहलाएगा। कोई भी आपके स्टेट के लॉ को वो वायलेट नहीं करना चाहिए। तो ये एक्सचेंज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज के कितने फॉर्म हैं? देखिए, वैसे तो एक्सचेंज के विनिमय के दो फॉर्म है, एक है डायरेक्ट एक्सचेंज और दूसरा है इनडायरेक्ट, ठीक। तो पहले हम डायरेक्ट एक्सचेंज को पढ़ लेते हैं। A direct form of exchange is a type of exchange in which goods or services are directly exchanged for other goods or services without use of money. ये जो आपका डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज होता है, ये पहले के ज़माने में होता था और अब भी ये आपको देखने को उन एरिया पे मिलेगा जहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी ना बहुत डेवलप नहीं है। या आप किसी स्टेट के आदिवासी एरिया में चले जाएं, वहाँ पे आपको देखने को इस तरह का डायरेक्ट एक्सचेंज फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इसमें जो गुड सर्विसेज होते हैं इसमें मनी का यूज नहीं होता है। सामान के बदले सामान लेना देना ही इसमें ये डायरेक्ट एक्सचेंज का फॉर्म होता है। अब दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज ऑफन यूज्ड इन बार्टर इकोनॉमिक्स वेयर देयर इज नो फॉर्मल करेंसी सिस्टम। जहाँ पे कोई लीगल टेंडर नहीं होता, फॉर्मल करेंसी नहीं होती, बार्टर सिस्टम में मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना ही ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज का पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर के जरिए दिखाया जा रहा है कि एक थैला में कुछ अनाज ए ले रहा है और इसके बदले जो बी है वो आपको सब्जी गाजर दे रहा है। तो क्या पता इसको जरूरत हो सब्जी की और इन्हें जरूरत हो अनाज की। तो ये आपका एग्जाम्पल है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज का, ठीक। अब फिर आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एक्सचेंज बता देते हैं। अब डायरेक्ट एक्सचेंज का जो इसके पार्ट्स हैं उसको भी इसमें हम इंक्लूड किए हैं। पहला है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में बात करें तो ये बेसिक फॉर्म है डायरेक्ट एक्सचेंज का, ठीक। बार्टर सिस्टम, इसमें क्या होता है, इन विच गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज फॉर इक्वल वैल्यू। इसमें क्या होता है, आपको इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम को वस्तु विनिमय, जिसमें दो वस्तुओं का, दो चीजों का आदान प्रदान किया जा रहा है। इसमें वही चीज का आदान प्रदान होगा जिससे दोनों की वैल्यू जो है इक्वल होगी, ठीक। ये आपका बार्टर सिस्टम का पार्ट है जो कि फॉर्म करता है डायरेक्ट एक्सचेंज का, ठीक। ये हमें समझ में आ गया। फिर हम बात करेंगे साइलेंट ट्रेड का। साइलेंट ट्रेड की अगर बात करें तो इट इज अ फॉर्म ऑफ बार्टर इन विच गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज विदाउट द टू पार्टीज एक्चुअली मीटिंग face to face. This type of exchange is used in societies where there is a high degree of mistrust or where the two parties not speak the same language. यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम आ जाता है साइलेंट ट्रेड में। मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आ रही है, सामने वाले को भी मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की जो वस्तु है उसका आदान प्रदान करना है। तो इसमें साइलेंट ट्रेड इसे कहा जाता है। इसमें सिंपल से गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, लेकिन इसमें दो पार्टीज जो होती हैं फेस टू फेस नहीं होती। क्या पता इसमें मिडिल मैन भी हो, हाँ क्या पता, नहीं होता है मिडिल मैन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट टाइम में आप चले जाओ
अगर हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकलना होता है, तो मान लीजिए उस जमाने का जो उधर मिडिल ईस्ट की लैंग्वेज है वो हमें नहीं आती होगी, तो पहले ट्रांसलेटर होते थे, तो मिडिल मैन होते थे, तो वो इस ट्रेड को करा देते थे, इस बार्टर सिस्टम को वो डील करा देते थे, उसी को साइलेंट ट्रेड कहा जाता है। फिर होना चाहिए आपका, इसमें आता है लास्ट वन, गिफ्ट एक्सचेंज। This is a form of direct exchange in which goods or services are given as a gift without any expectation of receiving something in return. मैंने आपको तोहफे दिए, हाँ कुछ उपहार दिया, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं है कि आप भी मुझे उसके बदले में देंगे, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सचेंज फॉर्म का एक पार्ट हुआ। अब ये वाला जो एक्सचेंज है वो यूज कहाँ होता है सोसाइटी में, वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन रेसिप्रोसिटी, जो पारस्परिक संबंध है, जैसे कि हम कहीं किसी के बर्थडे पे हमने गिफ्ट दे दिया, किसी की शादी पे गिफ्ट दिया, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक्सचेंज और उसका फॉर्म, पहला है डायरेक्ट एक्सचेंज और उसके अंदर कितने सारे फॉर्म्स होते हैं, तो बार्टर है, गिफ्ट एक्सचेंज है, साइलेंट ट्रेड है, ये सारी चीजें। देन अब हम यहाँ पे डील करेंगे आपके कुछ एक्सचेंज के एग्जाम्पल से, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स हैं, पिक्चर में कोई ले रहा है कोई दे रहा है, इनको फल चाहिए तो ये फल दे रहे हैं, इनको बुक्स चाहिए, बुक के बदले फल चाहिए, ये सारी चीजें। अ फार्मर माइट ट्रेड हिज क्रॉप्स फॉर कारपेंटर सर्विसेज। एक कृषक है जो अपने क्रॉप्स, कृषि को एक कारपेंटर बढ़ई के सर्विसेज के लिए दे रहा है। अभी भी आपको इंडिया के कुछ रूरल एरियाज है हमारे भारत के, वहां पे देखने को मिल जाएगा ये वाला सिस्टम भी आपको। हंटर माइट ट्रेड हिज फर्स फॉर वीवर क्लोथ, अ ट्राइब माइट ट्रेड इट्स बीट्स फॉर अनदर ट्राइब्स गुड। जैसे कि बताया कि ये जो हमारे आदिवासी एरियाज होते हैं वहां पे अभी ये बार्टर सिस्टम चलता है। अब हम बात करेंगे जो एक्सचेंज का, विनिमय का है, आपका वस्तु विनिमय। हाँ, विनिमय का सेकंड फॉर्म जो है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। इनडायरेक्ट form of exchange, it is a type of exchange in which goods or services are exchanged for money. इसमें आपका लीगल टेंडर एक्सेप्ट होगा। इसमें अब हमें सामान की ज़रूरत नहीं है कि मुझे एक सामान चाहिए तो मैं अपनी कोई जो मुझे ज़रूरत नहीं है उसको मैं सामने वाले के दूं और फिर उससे लूं। इसमें आपका एक प्रॉपर लीगल टेंडर है जिसे हम मनी कहते हैं, मनी दिया बदले में सामान खरीदा, ये जो आज पूरे वर्ल्ड में चल रहा है इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, विच इज देन यूज टू एक्वायर अदर गुड्स और सर्विसेज। This type of exchange is most common in modern economics where money is the standard medium of exchange. अब ये उन इकोनॉमिक्स में कॉमन हो गया जहाँ पे आपका लीगल टेंडर, मनी, पैसा लेना, उसके बदले में सामान देना, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज का। देयर आर सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सचेंज। अब इसके भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। बार्टर विथ मनी, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट एक्सचेंज इन विच गुड्स और सर्विसेज आर फर्स्ट एक्सचेंज फॉर मनी and then money is used to acquire other goods or services. This type of exchange often used in societies that are transitioning from a barter economic to monetary economic. देखिए, बार्टर विथ मनी, मॉनेटरी इकोनॉमिक आज का जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किस पे बेस्ड है, मॉनेटरी इकोनॉमिक पे, ठीक। तो यहाँ पे ये हम पैसा लिए, उसके बदले में हमने अपने सामान को पैसा दिए, सामान लिया, सामान लिए, ठीक। फिर उसके बाद ये मैंने पैसे ले लिया, मुझे अगर मान लो मुझे आपको स्टील के बर्तन बेचने हैं, मैंने स्टील के बर्तन बेच दिए, मेरा स्टील का बर्तन बेचने का दुकान है, उसके बदले मुझे पैसा मिला। अब जो मेरी आवश्यकताएं की चीजें हैं मैं उसको बाजार में उस पैसे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये इसमें फिट बैठता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने पैसा दिया, इनको चाहिए था एक घड़ी, उसके जगह उन्होंने घड़ी ले ली, बस ये इसका बार्टर सिस्टम है मनी के साथ। मनी एक्सचेंज, इसमें क्या होता है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट एक्सचेंज इन विच मनी इज एक्सचेंज फॉर मनी ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस। यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल रुपी और डॉलर का ले लीजिए, यहाँ पे जो पैसा है वो एक्सचेंज हो रहा है किसी दूसरे स्टेट की करेंसी से। दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज ऑफन यूज when people need to convert their money into different currency. अब यहाँ पे जैसे मैं फॉरेन घूमने जा रही हूँ, अमेरिका आप जा रहे हो बाहर घूमने, ठीक, तो आपको रुपीस को किस में कन्वर्ट कराना है, डॉलर में, तो यहाँ पे मनी एक्सचेंज होगा।
आपका आप जाइए, आपका जो नज़दीकी बैंक होगा वहाँ पे ये चीज़ें हो जाती है, और मनी एक्सचेंज के खुद के अपने इंस्टीट्यूट है, तो उन लोग कर देते हैं, उसके लिए उन लोग कुछ आपसे कमीशन लेंगे। ठीक, ये एक मनी एक्सचेंज का, इनडायरेक्ट एक्सचेंज का सेकेंड उदाहरण है। फिर आता है मनी लैंडिंग। इसमें क्या होता है? वेल, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट एक्सचेंज इन विच मनी इज लेंट टू वन पार्टी इन एक्सचेंज फॉर द प्रॉमिस ऑफ रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट। मान लीजिए लोन, मनी लैंडिंग। ठीक, इसमें होता है कि मुझे आपको मनी उधार देना है, लेकिन आप मुझे ये प्रॉमिस करते हैं कि इन फ्यूचर में आप मुझे उसका रिपेमेंट करेंगे प्लस उस पे इंटरेस्ट लगा के, सूद ब्याज वाला मनी जो होता है। ठीक, दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज इज ऑफन यूज्ड व्हेन पीपल नीड टू बोरो मनी टू फाइनेंस अ परचेज और इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए भी यूज होता है कि आपके पास, मान लीजिए आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप बैंक में जाएंगे, बैंक आपको पैसा एक लोन के रूप में देता है, क्रेडिट के रूप में देता है, उस पे वो आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज लेगा देने के बदले, प्लस आपको फ्यूचर में उसे तो रिपे करना है, प्लस उसका जो इंटरेस्ट है उसे भी आपको पे करना है। तो ये आपका मनी लेंडिंग में हो गया। बैंकिंग हो गया, जो आपके इंडिया में आप देख लेंगे कि साहूकार हो गए, अभी भी स्पेशली डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको मनी लेंडिंग करते हैं एक प्रॉपर इंटरेस्ट रेट पे। ठीक, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं किस चीज से रिलेटेड, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज से। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि यू गो टू ग्रोसरी स्टोर एंड बाय ग्रोसरीज विथ मनी। राशन की दुकान पे जा रहे हैं, राशन खरीद रहे हैं, बदले में राशन का जो दुकानदार है उसे हमने पैसे दे दिए, ये उसका उदाहरण हो गया। यू टेक आउट अ लोन फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ कार। कार खरीदने के लिए हमने बैंक से लोन लिया, उस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा, हमको उसका रिपेमेंट करना है, प्लस उसके इंटरेस्ट को भी रिपेमेंट करना है। You sell your car for money and then use the money to buy new car. पुरानी कार हो गई है, उसको सेल कर दिया, उसकी जगह मुझे नई कार लेनी है, इस तरह से। ठीक, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब देखिए, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज जो है वो आज का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म हो गया है एक्सचेंज मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। ठीक, दे अलाउ पीपल टू एक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे वुड नॉट बी एबल टू एक्वायर अदरवाइज एंड दे आर मोर इफिशिएंट देन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज से। और जो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है उससे ज़्यादा ये बहुत ईजी है, सही है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आज के टाइम में अगर आपको कॉपी लेनी है तो मुझे बदले में पेन लेना होगा, नहीं, पैसा दीजिए, आप कॉपी लीजिए, आप कहीं और से पेन भी ले सकते हैं। जिसने पेन खरीदना है वो पेन खरीदेगा, उससे उसको पैसा मिला, तीसरा जाके फोर्थ पार्टी से कोई और चीज खरीदेगा। तो ये आज का सबसे बेस्ट वे है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज इकोनॉमिक्स में। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है, ये कुछ यहाँ पे खरीद रहे हैं। फिर उसके बाद ये आपका पूरा आपका टॉपिक था एक्सचेंज, एक्सचेंज के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, और इकोनॉमिक में आज कौन सा यूज हो रहा है, प्लस जो इकोनॉमिक की सबसे प्रॉपर डेफिनेशन है उसके बारे में किसने दिया है, और जो हमारे एमिनेंट इकोनॉमिक्स थे अल्फ्रेड मार्शल जी के भी बारे में हमने इसमें कवर अप किया। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।